हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो मैं आपको आज वे 10 कारण गिनाऊंगा कि सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में जाने के बाद बच्चे का भविष्य क्यों सुरक्षित हो जाता है। देखिए, पहले जैसे हम देखते हैं कि पेरेंट्स के बीच में एक चर्चा रहती है कि भाई जैसे दो पड़ोस में मान के चलिए पेरेंट्स है या रिश्तेदार में पेरेंट्स है, वो कहते हैं भाई मेरा बच्चा तो सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है। दूसरे वाले पेरेंट्स का सवाल आता है भाई मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल में जाने से क्या हो जाएगा, बच्चा तो मेरा भी पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, यहीं पे पड़ोस में पढ़ रहा है या गांव के स्कूल में या शहर के स्कूल में पढ़ रहा है, तो मैं क्यों भेजूं अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में, या तुम्हारा बच्चा ऐसा वहां क्या कर लेगा सैनिक स्कूल में मिलिट्री स्कूल में। और फिर दूसरा ये भी कारण है कि मिलिट्री स्कूल में इतना कंपटीशन है इसकी कोई हद नहीं। 1% मतलब 60,000 बच्चे, 1.5 लाख से ऊपर सैनिक स्कूल में बैठ रहे हैं। तो ऐसा इन स्कूलों में क्या है, और मैं वो 10 कारण बिल्कुल एकदम जो इंपॉर्टेंट 10 रीजन यहाँ पे लिखा है, 10 रीजन, ठीक, वो 10 कारण मैं आपको बताऊंगा जिनमें आपको ये भरोसा हो जाएगा, हाँ भाई मुझे अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में मिलिट्री स्कूल में भेजना चाहिए। हालांकि मैं अगर वो बात देखूं कि वो कौन से कारण है जिसमें मुझे सैनिक स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, पहले मैं वो कारण पे थोड़ा भी देखूंगा कि मुझे नहीं भेजना चाहिए। ठीक, पहली बात ये, तो सबसे पहले जब मैं ये कहता हूं मुझे सैनिक स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, मेरे हाथ में नहीं है भेजना या ना भेजना, क्योंकि पेपर भी तो निकालेगा। तो मैं कहने लगूं नहीं मैं तो अपने बच्चे को भेज ही नहीं रहा सैनिक स्कूल में, भाई मैं कौन होता हूं भेजने वाला है, तुम कौन होते हैं भेजने वाले, एक पेपर होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो मान के चलो कोई बच्चा अगर वो पेपर ही नहीं निकाल रहा है या कोई गार्जियन अपने बच्चे को वो उस पेपर की तैयारी ही नहीं करा रहा है, तो वो तो यही कहेगा ना मैं नहीं भेज रहा हूं ठीक है। जो एक कारण मुझे लगता है कि नहीं भेजना चाहिए वो ये है, खासकर ये सैनिक स्कूल पे लागू होता है, फीस। बस भाई ये तो हालांकि इसका भी समाधान है, स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह मिल गए, भाई फीस तो थोड़ी सी महंगी है, ज्यादा है फीस, 1.5 लाख रुपए के आसपास सालाना है। पर आप ये भी तो देखो 1.5 लाख रुपए सालाना है, चलो 6 साल में आपने 8-9 लाख रुपए खर्च कर भी दिए। मान के चलिए कोई बिटिया है, बच्ची है, और आपने उसने 8-9 लाख रुपए खर्च कर दिए, कल को वो लेफ्टिनेंट मिलेगी, अरे 20 लाख तो आप दहेज देते फिरते हो, 20 लाख तो आप दहेज देते हो, फिर भाई 20 लाख का तो आप दहेज देते हो, शादी में देते हो नहीं देते हो, मतलब लगा देते हो, वो तो छुटिया पीछा उससे तो खत्म हुआ। तो ये तो विन विन सिचुएशन है। तो नहीं कारण तो मुझे कोई नजर नहीं आता नहीं भेजना चाहिए, एक भी कारण मुझे नहीं लगता, आपको जो लगता हो आप बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वो कौन से कारण है जिसमें भेजना चाहिए। सबसे पहले कारण नंबर एक, मैं जो मेरे मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, नंबर एक तो क्या है भाई, लिमिटेड यूज ऑफ मोबाइल्स, इंटरनेट, कंप्यूटर, या इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आजकल क्या हो रहा है देखिए, आजकल में और पहले बच्चों में क्या अंतर आ गया है। आजकल बच्चा क्या कर रहा है, पेन कम चला रहा है और ज्यादातर मोबाइल्स फोन में इनमें व्यस्त हो गया। बहुत मतलब यूट्यूब वगैरह देखता रहेगा, इंस्टाग्राम चलाता रहेगा, फेसबुक चलाता रहेगा, तो वो इनमें फंस के रह गया है। तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनका यूज करना गलत है, इनका यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए शब्द लगाया मैंने लिमिटेड। इनका अगर लिमिटेड यूज कर रहा है, मैं लिमिटेड मतलब अगर वो अपनी पढ़ाई की सामग्री गूगल पे सर्च कर रहा है या अपने काम की बातें ढूंढ रहा है, तो इनमें बहुत अच्छी चीजें हैं, तो फिर तो वरदान है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो ये काम की नहीं, वो तो रील बनाने में लगा हुआ है, वो तो गाने सुनने में लगा हुआ है, इस तरह की चीजों में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें मुद्दे की बात ये हो गई कि इनका लिमिटेड यूज वहां पे हो जाता है। सैनिक स्कूल में मिलिट्री स्कूल में बच्चा जाता है तो इनका यूज होता है, लेकिन 1 घंटा 2 घंटे का पीरियड होता है, समझ गए। तो इससे क्या होता है, वो अपने काम के प्रोजेक्ट बना पाता है, अपनी जो मतलब की चीजें वही देख पाता है वहां पे। तो सबसे नंबर 1 फायदा तो ये हो गया भाई, ठीक। मेरे इस फायदे से ज्यादातर पेरेंट्स सहमत होंगे, ठीक है, ज्यादातर पेरेंट्स मेरे इस फायदे से सहमत होंगे। नंबर 1। नंबर दो पॉइंट नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल। भाई जब इन स्कूल में जाता है ना बच्चा, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल बेंगलोर चला गया। अब मिलिट्री स्कूल बेंगलोर में एक तो लोकल टोन का, मान के चलो कोई बच्चा बिहार का है तो वो लोकल टोन बिहार के किसी गांव के किसी, तो वो लोकली सबका अलग अलग टोन होते हैं सबकी,
सब बच्चे क्या करेंगे, उनको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। लेट सपोज हिंदी भी बोल रहा है तो हिंदी भी साफ बोलेगा, मैक्सिमम इंग्लिश भी बोलनी होती है, हिंदी भी बोलनी होती है, और कोई लोकल लैंग्वेज जैसे बेंगलुरु है तो कन्नड़ वगैरह भी थोड़ी बहुत सिखाते होंगे। तो मतलब बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, बच्चा अपनी बातों को रख पाता है। वो कारण क्यों है, क्यों रख पाता है, क्योंकि जब उसका बैच बनता है तो उसके बैच में 80 बच्चे हैं और वो सारे अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्र से हैं, ठीक। और साथ में पूरे विद्यालय में मान के चलिए तकरीबन 500 बच्चे हैं, तो भाई 500 बच्चों के बीच में लगातार उसको स्टेज पे बोलना भी है, एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी है, उसको प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, उसको तमाम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, ऐसे कंपटीशन भी है। तो उसमें क्या होता है, जब वो बच्चों से बात करता है तो इंग्लिश में बात करनी होती है। तो लगातार जब 7 साल तक इस इन्वायरमेंट में रहेगा तो बच्चा कुल मिला के वो सारी चीजें गैदर कर लेता है। अब कहोगे कि सर और स्कूलों में भी तो ये चीजें, और स्कूलों की दिक्कत क्या है, वो वहां भी गैदर कर सकता है। लेट सपोज कोई दिल्ली में स्कूल है डीपीएस, अब जो उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं वो उस आसपास पर्टिकुलर एरिया के आसपास के बच्चे ज्यादातर पढ़ते हैं, फिर वो घर जाते हैं, फिर वो लोकली पेरेंट्स से इन्वॉल्व होते हैं, तो मतलब वो प्रभाव पड़ता है, लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना इसमें पड़ता है। ठीक है, ठीक है, जितना यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, और भाई फी स्ट्रक्चर तो कम है ही नहीं की, तो इतना प्रभाव यहाँ पे पड़ता है वो यहाँ पे नहीं पड़ पाता। ठीक, नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें इंक्रीमेंट होता है लीप्स एंड बाउंड्स में, लीप्स एंड बाउंड्स में इंक्रीमेंट होता है उसमें। तीसरी बात करते हैं भाई, जो तीसरा कारण है वो है आपका नंबर 3, कारण नंबर 3, देखिए जो मिलिट्री स्कूल में इनमें सैनिक स्कूल में आजकल क्या है कि इनमें टेक्निकल स्किल बहुत होती है। देखो आज की डेट में टेक्नोलॉजी, अगर जो बच्चा टेक्निकली साउंड नहीं है, उसको कंप्यूटर वगैरह चलाना नहीं आता, उसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो वो, मैं कंप्यूटर चलाने का मतलब ये नहीं बच्चा गेम खेलने लगा, ठीक है, आजकल ये भी होता है, आप पेरेंट्स के सुनोगे हमारा बच्चा तो कंप्यूटर में बहुत जाना है, वो कुछ नहीं, वो गेम के कीबोर्ड तोड़ रहा है बस वो, ठीक है, वो मतलब नहीं है। टेक्निकल स्किल का मतलब ये है उसको प्रॉपर अपना काम करना आता है, उसको कंप्यूटर में उसको एक्सेल चलाना आता है, वर्ड चलाना आता है, उसको सारी चीज़ें आती हैं, इंटरनेट को प्रॉपर सर्फिंग करना आता है, उसको ईमेल वगैरह पे काम करना आता है, इसको बोलते हैं, ठीक है, उसकी टाइपिंग भी अच्छी है, ये सारी टेक्निकल स्किल्स उसको आती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर एक तो लैब होती है, कंप्यूटर लैब होती है भाई, इन स्कूलों में बहुत बड़ी कंप्यूटर लैब होती है, कंप्यूटर का टीचर भी होता है, ठीक है, टीचर भी क्वालिफाइड होता है, कंप्यूटर लैब होती है, टीचर होता है। तो ये सारी फैसिलिटी के साथ क्या होता है कि बच्चा टेक्निकली बहुत साउंड हो जाता है इन स्कूल्स में। और आप भी मानोगे बिना टेक्निकल नॉलेज के बच्चे का आज की डेट में आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, एक स्किल होती है। नंबर 4 पॉइंट पे बढ़ता हूं, नंबर 4 बहुत जरूरी है, ये भी नंबर 4, फिजिकल एक्टिविटी। बच्चा स्कूल गया, आया, बैग रखा, बैग रख के फिर कंप्यूटर में घुस गया, फिर अपना गाने सुनने लगा, फिर अपना वही सब चीज़ें, वही चैट, व्हाट्सएप चैट फलाना। इसमें क्या होता है कि बच्चा सुस्त हो जाता है, उसका माइंड एकदम डल सा होने लगता है। यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे पीटी होगी सुबह, गेम्स पीरियड होगा, ठीक, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी अलग से, स्पोर्ट्स कंपटीशन जो होते हैं, ठीक है, क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर्स, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जब ये सारी चीजें खुल के आती हैं डेली, और ये डेली होती हैं, तो जब ये सारी चीजें, मतलब बच्चा कुल मिला के हेल्दी रहता है, केवल किताबी कीड़ा बन के नहीं रह जाता। भाई किताब में कितनी देर पढ़ सकता है, 8 घंटे 10 घंटे बस, लेकिन 2 घंटे तो उसको खेल भी चाहिए। अब दिक्कत क्या है, बाहर क्या है, बाहर दिक्कत ये है कि भाई एक तो देखो माहौल नहीं है, आजकल पता चला आपने बच्चा खेलने भेज दिया, वह लड़ाई झगड़ हो रहे हैं, इस तरह की तो चीजें गांव में तो आजकल यही हो गया, तो इसलिए वो एक तो दिक्कत आ गई। दूसरा, खेल के मैदान भी नहीं बचे, शहर में क्या है, खेल का मैदान ही नहीं है, बहुत कम है। फिर तीसरा क्या है, टीम भी नहीं, बच्चों की टीम। अब आपने बच्चा भेज दिया, लेकिन टीम भी तो चाहिए खेल के लिए, उनको एक रेगुलेट करने के लिए कोच चाहिए, टीम चाहिए, उनका पूरा उनको रेगुलर कंट्रोल करने वाला भी तो चाहिए। बच्चों ने चोट लगवा ली, खेल में आपने भेजा, तो ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए मेरा मानना है कि यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी में बच्चा बहुत एक्सपर्ट रहता है, और आर्मी का मतलब तो फिजिकली फिट होना ही है। साथ में एक और मैं आपसे कहूंगा, जब ज्यादातर पेरेंट्स की दिक्कत क्या आती है कि पेरेंट्स कहते हैं कि सर
जो हमारे बच्चे का ग्रुप है वो मतलब वो आजकल बड़े बच्चों में या अलग ग्रुप बन गया। यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा, ग्रुप ऑफ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ वेरी वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स। देखो जब मिलिट्री स्कूल में जाएगा तो जाहिर सी बात है सारे बच्चों ने पेपर निकाला है, तो मतलब है पढ़ने में कुछ ना कुछ है। मैं ये नहीं कहता बहुत ज्यादा ब्रिलियंट, लेकिन है में कुछ, उनका एक लेवल है भाई, उनका एक लेवल है, ऐसे नहीं है कि ठीक है सब बच्चों का एक लेवल है, एक रिटर्न पास किया है। तो जब वो एक ग्रुप बन जाता है, जब जाहिर सी बात है 20 स्टूडेंट का एक लेवल का ग्रुप बना है, तो वो क्रिएटिव करने की वो पॉजिटिव चीजें लेके आएंगे, वो आगे बढ़ने की सोचेंगे। तो ये जो कहते हैं ना संगति का असर कह लो या ग्रुप कह लो, वो एक ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी बना होता है, तो बच्चे और पेरेंट्स सारे पॉजिटिव सोचते हैं और वो आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर रहते हैं। ठीक है, क्लियर। और अगली क्या बात करते हैं हम भाई, यहाँ पे एक और बात यहाँ पे जो सीखने को मिलती है, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है भाई, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, मैं कहूंगा ये तो इनका मोटो है, इनका थीम स्टेटमेंट यही है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का, ये तो। और पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन आजकल बच्चों में कम होता जा रहा है। डिसिप्लिन में बच्चा क्या देखता है ना, वो सुबह उठता है, सोने का कोई टाइम नहीं, उसका पढ़ने का कोई टाइम नहीं, जगने का टाइम नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे में अगर ये मेंटेन कर गया तो समझो काम हो गया। मतलब एक लगातार सब चीज, उसको कब पढ़ना है, उसको अपने बिस्तरे को सही से फोल्ड करना है, अपने कपड़ों को साफ रखना है, उसको सारी एक्टिविटी वहां पे सारा काम खुद करना है उसको। तो उसको एक प्रकार से जहां बाहर बच्चा 12वीं करने के बाद इसको सीखने की तरफ बढ़ेगा, और ये बच्चा 6 क्लास से सब चीजें सीख रहा है, तो उसको फिर कुल मिला के वो सेल्फ सफिशिएंट बने, इसको आत्मनिर्भर बोलते हैं बच्चा। ठीक है, वो बन जाता है। और पंक्चुअलिटी, हर चीज टाइम पे करनी है भाई, हर चीज टाइम पे करनी है, उठना टाइम पे है, सोना टाइम पे है, सब कुछ उसके एकदम उसकी हैबिट में वो सारी चीजें डेवलप हो जाती है, जो बाद में उसके जो भी वो तैयारी करता है, जो भी आगे बढ़े, उसकी समस्या का कारण नहीं बनते फिर वो बाद में। ठीक है, ओके। एक और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा भाई आपका, देखिए जो 7 साल यहाँ पे पढ़ाई होती है, जो सिलेबस होता है, इन स्कूलों में 7 साल क्या पढ़ाया जाता है, इन स्कूलों में 7 साल एनडीए, सीडीएस, एसएसबी, यूपीएससी, इनके ओरिएंटेड पढ़ाई पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से भी वो कोई भी ना 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 ना, सारी चीजें ग्रुप डिस्कशन पे, इंग्लिश स्पीकिंग पे, जनरल नॉलेज पे, साइंस एक्टिविटीज पे, मतलब कुल मिला के भाई इनका अल्टीमेट टारगेट क्या है इन स्कूल्स का, इन स्कूल्स का तो टारगेट यूपीएससी, एनडीए, ये सब बड़ी बड़ी पोस्टें क्रैक कराना है ना, साइंटिस्ट, ये है ना इनका टारगेट। तो जाहिर सी बात है। और जो इनका स्टाफ है, जो स्टाफ है इनका, वो भी कुल मिला के क्वालिफाई है, यूपीएससी से ही सिलेक्ट होते हैं इनके टीचर भी। ठीक, तो जाहिर सी बात है वो सबको, उनको सब चीजें पता होती हैं। तो ऐसे में ये सब चीजें लगातार 6-7 साल तक बच्चे को पढ़ाई जाती हैं, और ऑलरेडी एक वो कंपटीशन पास करके गया है, तो मुझे लगता है कि भाई लगभग लगभग उसकी मुट्ठी में होता है। छोटे मोटे एग्जाम तो एलडीसी वगैरह तो वो देता भी नहीं है, इनके बच्चे सैनिक स्कूल से, मिलिट्री स्कूल से पढ़े हुए बच्चे एलडीसी वगैरह के जो एग्जाम है, यूडीसी वगैरह के जो मतलब क्लरिकल ग्रेड के एग्जाम है, वो तो देते भी नहीं है, वो तो उन्हें तो जाते ही नहीं हुआ है। तो मतलब आप ये समझिए ना कि इनका लोवेस्ट भी बाहर के बच्चे का हाईएस्ट हो गया। बाहर का बच्चा जहां ज्यादातर भीड़ है एमटीएस एलडीसी में, इनका लोवेस्ट जिसमें जा नहीं रहे हैं, तो ये डिफरेंस मेन आ जाता है भाई, ये डिफरेंस मेन आ जाता है। ठीक, ये डिफरेंस मेन आ जाता है। क्लियर, चलिए और आगे क्या है भाई, हाँ आगे ये भी एक पॉइंट निकल के आता है। देखिए ये भी एक पॉइंट निकल के आता है, एक ये होता है ब्रांड ऑफ आरएमएस। ये मैं पॉइंट को रखना चाहूंगा, ब्रांड ऑफ आरएमएस। देखिए आरएमएस का एक अपना ब्रांड है, मिलिट्री स्कूल से बच्चा पढ़ के गया, एक ब्रांड है, या सैनिक स्कूल में जो सैनिक स्कूल था वो ब्रांड है अपने आप में। जब वो आफ्टर 12th या वो आप ग्रेजुएशन करने के बाद जहां भी जाता तो कहां से पढ़े, तो वो बताता कि मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ के आया हूं। सामने वाले जो भी वो चाहे वो प्राइवेट कंपनी में भी इंटरव्यू देने जाएगा, एक बात तो तय हो गई कि भाई अगर सामने वाले ने, बच्चे ने इंटरव्यू में बोला कि मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ के आया हूं, तो जो इंटरव्यूअर हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, उनके दिमाग में क्या आएगा, डिसिप्लिन है, इंटेलिजेंट है। तो आधी छाप तो उसके दिमाग में तभी सेट हो जाती है कि ये बच्चा वेरी टैलेंटेड है, कि मिलिट्री स्कूल से पढ़ के आया है।
तो मतलब बहुत सारी चीजें उसे आती हैं, वो बहुत टेक्निकली साउंड है, नॉलेज है, सब कुछ। तो ये ब्रांड ऑफ आरएमएस या सैनिक स्कूल ये हमेशा काम करता है उनके साथ। ये ब्रांड, जो ब्रांड लेके चला है ना बच्चा, तो ये काम बड़ा असरदार साबित होता है। ठीक, अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 9 की, अगर मैं पॉइंट नंबर 9 की बात करूं, देखिए भाई ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है, ये भी बहुत जरूरी है भाई। एसेसिबिलिटी टू रिसोर्स, मतलब जब सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में चला गया, देखो घर पे मान के चलो बच्चा है, उसको कुछ भी सीखना है, लेट सपोज उसको कोई तैयारी करनी है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो पता नहीं वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा, वो भूल जाएगा। लेकिन यहां पे तो 24/7 वो उन टीचर के साथ हैं जो उसको सिखाने के लिए बैठे हैं। तो मतलब उसके पास, उसे जब भी समस्या आएगी, उसके पास हर तरह के साधन हैं, इसको बोलते हैं हर तरह के सोर्स हैं उसके पास, सब चीजें हैं उसके पास कंप्यूटर है, ग्रुप है, उसके पास टीचर हैं, हाई क्वालिफाइड टीचर हैं, सब चीजों की उसके पास सुविधा है। तो ऐसे में वो आगे ही बढ़ता जाएगा। वो ऐसा नहीं कि कोई चीज आती नहीं, चलो छोड़ो मुझे समझ नहीं आ रहा, छोड़ो, नहीं नहीं, वो सीख के ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास सारी सुविधाएं अवेलेबल है 20x4x6 ईयर 7 ईयर्स। ठीक, तो ये कारण हो गया। और मैं एक लास्ट कारण आपको गिनाना चाहूंगा, ये लास्ट कारण हो जाएगा 10वां। ये भी भाई बहुत जरूरी है। देखिए मान के चलो किसी एक वेरी हाई कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, देखिए जब बच्चा मान के चलो किसी नॉर्मल स्कूल से पढ़ता है, पब्लिक स्कूलों से पढ़ रहा है, अब उसको ये नहीं पता कि कंपटीशन का लेवल क्या है। उसको लग रहा है कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहा है, तो उसको लगता है, क्योंकि जब वो अपनी क्लास में पढ़ रहा है तो बहुत ही एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया के बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें वो क्या अपनी क्लास में तो फर्स्ट आ रहा है, लेकिन कभी भी उसका हाई हाई जो वेरी टैलेंटेड बच्चों से सामना होता ही नहीं, और वो होता है उसका इंटरेस्ट, इसलिए फिर वो एकदम से शान नीचे की तरफ निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे बच्चा हमेशा से ही डे वन से ऐसे बच्चों के साथ कंपटीशन है जो ऑलरेडी एक पेपर निकाल के आए हैं और जिनका लेवल पहले ही बहुत ऊपर है, जो टॉप में पहले ही है। तो हमेशा वो हमेशा फिर उन कंपटीशन में बना रहता है। तो उसका लेवल जब बहुत ही तगड़ा कंपटीशन भाई सारा ग्रुप क्या है, सब बड़े, सब सिंसियर बच्चों का ग्रुप है, तो ये इन्वायरमेंट उसको फिर कभी भी कम नहीं होने देता। लेकिन जो सामान्य स्कूल हैं उनमें क्या होता है कि एक बच्चा आपको मिलेगा ठीक होशियार, लेकिन 36-40 बच्चे मिलेंगे फिर आपको नॉर्मल से, और वो भी एक पर्टिकुलर एरिया के, तो उनके कॉम्पिटिटिव लेवल का पता ही नहीं चल पाता। इसलिए आपने एक बात देखी होगी कि जैसे ही मान के चलो कोई बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट आ, जितने भी मान के चलो इसमें मिलिट्री स्कूल में तकरीबन 60,000 बच्चे पेपर देंगे, 60,000, मेरा मानना यह है कि इनमें से 40,000 बच्चे तो ऐसे होंगे जो अपने अपने स्कूल में अपनी क्लास में फर्स्ट आते होंगे, 40,000 होंगे अपनी क्लास में फर्स्ट आते होंगे। लेकिन जैसे ही मिलिट्री स्कूल का पेपर देने जाएंगे तो ये 40,000 की रैंक आएगी नीचे से, जो अपने स्कूल में फर्स्ट आ रहे थे। आप पूछ लेना, चेक कर लेना, जितने भी पेरेंट्स ने अपने बच्चे का फॉर्म भरवाया सारे फर्स्ट आ रहे होंगे वो। लेकिन वो क्या होगा, अब उनकी रैंक आएगी नीचे से। मतलब क्या हुआ, वो उस लेवल का एक कंपटीशन का लेवल था, वो क्लास के बच्चों के बीच में फर्स्ट था, लेकिन जैसे ही ऑल ओवर इंडिया लेवल में बैठा तो वो आ गया नीचे से फर्स्ट। ठीक है, नीचे से। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि वहां पे एक कंपटीशन का लगातार एक लेवल बना रहता है, जो कि बाद में भाई फिर वो उसको बाद में उसका एक लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक, तो मैंने वो 10 कारण गिना दिए, आपको जाना चाहिए। ठीक है, अब मिलिट्री स्कूल में भेजने के मामले में, सिलेक्शन कराने के मामले में परसेंटेज वाइज हमारी एकेडमी सबसे ऊपर है। देखिए ये भी मैं कारण आपको एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, आप जिस भी एकेडमी में आपका बच्चा जा रहा है, मुझे नहीं पता आप किस एकेडमी में भेज रहे हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उस एकेडमी में आप भेज रहे होंगे। बस भाई ये चेक कर लेना, मान के चलो कोई एकेडमी है, 5,000 बच्चे उस एकेडमी में पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन हो रहे हैं 50, तो ये क्या हुआ, ये तो 1% सिलेक्शन हुआ। हमारी एकेडमी का अब तक सिलेक्शन रेशो है 90% से अबव, 90% से अबव, 90% से अबव जब मैं कहता हूं, तो अगर एकेडमी में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 90 का सिलेक्शन है। तो आपको वही एकेडमी चूज करनी है जिसका परसेंटेज वाइज सिलेक्शन रेशो बहुत अच्छा हो। पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन बहुत रहता है, पेरेंट्स कहते हैं सर वहां पे 100 सिलेक्शन हो गए। भाई 100 सिलेक्शन तो हो गए, क्या वो 100 सिलेक्शन
1000 में से हुए हैं क्या? अगर 100 सिलेक्शन 1000 में से हुए हैं तो ये समझो इस एकेडमी के 900 बच्चों का कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। 900 बच्चों का कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, 900 बच्चे फेल कराए हैं उन्होंने। तो आपको इस रेशियो को खासकर ध्यान रखना है कि 1000 में से 100 हुए हैं या कितने। तो इस रेशियो को ध्यान में रख के आपको एकेडमी में सिलेक्शन कराना है। हमारी एकेडमी का 90% से ज्यादा सिलेक्शन रेशियो। कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं? एक नंबर मैं लिख रहा हूं, इस नंबर पे कॉल करके आप हॉस्टल रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस वगैरह आपकी हमारी वेबसाइट पे जाके आप सब कुछ ले सकते हैं, जैसे भी आपको तैयारी करनी है। तो उम्मीद करता हूं पेरेंट्स को समझ आया होगा कि वे 10 कारण जिसमें मुझे अपने बच्चे को मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में बिल्कुल भेजना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।